Hello student, this is Bhavna Sharma from Urban English Academy. So we are going to study parts of speech today. What are parts of speech, where we use it, we'll see the usage of it. सबसे पहले देख लें पार्ट्स ऑफ स्पीच. ओवरव्यू है ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक बारी हम इकट्ठे करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं और क्या उनके नेम्स हैं. इसको डिटेल में हम वन बाय वन अलग से करेंगे, लेकिन आज हम ओवरव्यू ताकि आपको इतना सा याद हो जाए. सो व्हाट्स अ पार्ट, वाई पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्यों चाहिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्या करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. हेल्प्स टू मेक ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेज. ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेज, अगर आप सेंटेंसेज तो बना रहे हो लेकिन ये नहीं पता कि कौन सा वर्ड कहाँ फिट करना था. कईयों को होता है मैम हमने तो अपनी तरफ से लिखा है लेकिन उसकी सेंस नहीं बन रही. वो सेंस बनाने के लिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको ऑर्गेनाइजेशन सिखाएगा. वर्ड को कौन सा वर्ड पहले लिखना है, कौन सा वर्ड बाद में लिखना है, किस वर्ड को हम आगे लेके आ सकते हैं, किसको नहीं लेके आ सकते, वो सारी चीज़ें इसी में समझ आएंगी. हाउ वर्ड्स आर कनेक्टेड, अब ये तो हो गया ग्रामेटिकली सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे. कनेक्टेड कैसे हैं, एक वर्ड दूसरे वर्ड के ऊपर कैसे इम्पैक्ट डालता है, एक वर्ड दूसरे वर्ड की हेल्प कैसे करता है, एक वर्ड दूसरे वर्ड को एक्सप्लेन करने में हमें कैसे हेल्प दिलवाता है, या अगर एक वर्ड हम लगा रहे हैं लेकिन उसके साथ जो उसका इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट था, जो उसके आगे पीछे वर्ड लगने थे, वो मिस कर दिया तो हमारे क्या मिस्टेक्स हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें. टू कंस्ट्रक्ट लॉन्ग सेंटेंसेस, अब बहुत सारे बच्चे फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप को हम एक सेंटेंस कहते हैं, वो हमने पहले देखा है. अगर फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप सेंटेंस बना रहे हैं तो वहाँ पे वो बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस बना पाते हैं, जैसे कि ही इज़ अ गुड बॉय फुल स्टॉप, ही इज़ अ स्मार्ट टीचर फुल स्टॉप. तो आप इतने ही सेंटेंसेस में रहते हो. जब पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ लोगे तो वो एक छोटे से बड़ा सेंटेंस कैसे फ्रेम करना है लेकिन उसके ऑर्डर में, वो आप यहाँ से सीख पाओगे. थोड़ा सा पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करने से पहले देख लें वर्ड्स. हमने सिलेबस को डिवाइड किया था वर्ड्स में और सेंटेंसेस में. सो वर्ड्स अगर हम बात कर रहे हैं तो वर्ड्स को समझने के लिए हमें क्या चाहिए, सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. और वर्ड्स का और क्या था, हमारे बेसिकली टोटल जो वर्ड्स हैं मोर देन 5 लाख, आई थिंक आई हैव मेंशन दैट अर्लियर ऑल्सो. करंटली हम जो यूज़ कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में जितने भी इंग्लिश के वर्ड करंटली यूज़ हो रहे हैं वो 1,70,000 अराउंड हैं. और पीपल जो यूज़ करते हैं नॉर्मली 20 to 30,000 वर्ड्स होते हैं. हमें चाहिए कितने, इतने इनफ होते हैं अगर आपको नॉर्मल इंग्लिश बोलनी है. सो दैट मच इज इनफ. सो दिस इज द बिगनिंग. अब आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पे. वर्ड्स के ऊपर थे हम, वर्ड्स की थ्योरी ही है ये सारी. अब थोड़ा सा देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का फंक्शन क्या है. एज आई जस्ट सेड देयर आर 5 लाख वर्ड्स, मोर देन 5 लाख वर्ड्स. जैसे आपके फैमिली में 10 मेंबर्स हैं, 10 मेंबर्स के नेम्स एक ही हैं, या फिर अगर एक ही नेम हो या किसी का नेम ही ना हो तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे. 5 लाख वर्ड्स के नेम्स हैं. हर वर्ड का कोई ना कोई नेम ज़रूर होगा. नेम कैसे होगा कि मैं बोल रही हूँ पेन है. अब पेन तो मैम ऑलरेडी पेन ये चीज़ का नाम पेन है. पेन वर्ड का नेम क्या है, पेन वर्ड का नेम नाउन है. सो हर वर्ड का कोई ना कोई नेम ज़रूर होता है और वो नेम्स ही हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच से फिर आइडेंटिफाई होता है. सो बेसिकली एवरी वर्ड हैज़ अ नेम, हर वर्ड का नेम होगा, ये ध्यान रखो. अब 5 लाख वर्ड है तो 5 लाख वर्ड के अलग अलग नेम होंगे, ऐसा नहीं है. अगर ऐसे होने लग जाए तो हम कभी भी वर्ड्स को समझ ही नहीं पाएंगे. और इंग्लिश जो कि इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज, इट विल डेफिनेटली बिकम द मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेज. तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है. तो उसे आसान बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने तो नहीं किया, जिसने भी लैंग्वेज बनाई, लैंग्वेज एक इवैल्यूएशन है, स्लो प्रोसेस से अपने आप इवैल्यूएट होती है, ग्रो होती है कोई भी लैंग्वेज. सो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं हमारे पास, बेसिकली इतने सारे वर्ड्स को 8 कैटेगरीज या फिर 8 फैमिलीज या 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. मतलब आप जितने भी वर्ड्स इंग्लिश में पढ़ोगे वो उनकी फैमिलीज हैं. जैसे आप एक फैमिली में रहते हो, आपका कोई पर्टिकुलर सरनेम है, जैसे आप हम ले लें माय सरनेम इज शर्मा, तो हमारी फैमिली में अगर 5-6 मेंबर रहते हैं तो फैमिली नेम क्या है, शर्मा. आइडेंटिफाई कर पाओगे ना आप कि दिस पर्सन इज़ फ्रॉम दिस फैमिली, दिस पर्सन इज़ फ्रॉम दिस फैमिली, तो आप कोई नेम तो दोगे. उसी तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे पास ऑल ओवर वर्ड्स में हमारे पास 8 फैमिलीज हैं, 8 कैटेगरीज हैं, जैसे उनके 8 नाम हैं. मतलब इतने सारे वर्ड्स, किसी में कोई जैसे उसे डिवाइड करें तो 5 लाख में से हमारे नाउन्स अगर बात करें तो 2000, 5000, 10,000 नाउन्स हो सकते हैं, फिर वर्ब्स हो सकते हैं 10,000, फिर एडवर्ब्स हो सकते हैं. ऐसे दीज आर डिवाइडेड इनटू
8 sections और 8 parts. I think this much is clear. आगे चलते हैं अब 8 पार्ट्स के नेम्स याद कर लें सबसे पहले, कौन कौन से इनके नेम्स हैं, कौन से 8 पार्ट्स हैं. सो कौन कौन से पार्ट्स हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, preposition, conjunction and interjection. So these are the 8 parts. पहले इनके नेम्स याद करने ज़रूरी हैं. आप 8 फैमिलीज़ के नेम तो याद रख ही सकते हो, उतना तो आसान होगा. जब आप इन्हें समझोगे तो ईजिली पता चलना शुरू हो जाएगा कि कौन सा वर्ड नाउन था, कौन सा वर्ड. अब आपको मैं एंड में हम जो एक्सरसाइज करेंगे वहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. अब एक देखते हैं, सबसे पहले आते हैं नाउन्स के ऊपर. व्हाट आर नाउन्स? सॉरी. सो नाउन्स आर द नेमिंग वर्ड्स. नेमिंग वर्ड्स होते हैं. नेमिंग मतलब हिंदी में इसे क्या कहते हैं? संज्ञा. हिंदी याद रखने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें इसका फंक्शन सीखना है. फंक्शन क्या है नाउन का? नेमिंग वर्ड्स. आप ये देखो, अगर मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल बताती हूँ, मैं बोलती हूँ कि मुझे एक ऐसी चीज़ चाहिए जिसका इतना सा फ्रेम हो, जिसके नीचे ना कोई स्विचेस लगे हों और उसमें बहुत कुछ आता हो. क्या कर रहे हो? अब फाइंड आउट करो क्या क्या बोल रही हूँ मैं बोल रही हूँ मुझे कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो इतनी छोटी सी हो और जिससे हम बोर्ड के ऊपर लिख पाएँ. अब मैं क्या कर रही हूँ? मैं किसी चीज़ की अंदर डेफिनेशन बता रही हूँ कि मैं सीधा बताऊँ कि मुझे पहली चीज़ क्या थी, मुझे इतना सा वो चाहिए, स्क्रीन हो जिसकी मतलब वो क्या है, दैट इज़ अ कंप्यूटर. अगर मैं किसी चीज़ की बात कर रही हूँ जिसे लिखा जाए बोर्ड के ऊपर, तो वो क्या है? मार्कर. हम हर चीज़, हर पर्सन, अब मैं बोल रही हूँ एक हमारे घर के पास कोई रहता है, कोई रहता है. अब वो कोई को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि वो टीचर है, वो डॉक्टर है, लेकिन वो है क्या? उसका नाम बताना पड़ेगा कि उसका नाम ये है. मतलब उसके आइडेंटिफिकेशन हम बताते हैं. तो वो आइडेंटिफिकेशन दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जिसको आप देख सकते हो, अगर कई बार नए वर्ड्स निकालने पड़ते हैं जब चीज़ों को एक्सप्लेन, जैसे नई टेक्नोलॉजी जो भी आ रही है, कंप्यूटर, आपको लगता है आज से 50 साल पहले कोई कंप्यूटर वर्ड होगा? नहीं होगा. जब बना कंप्यूटर तब उसका नेम आया. टेलीविज़न कब आया? जब टेलीविज़न बना होगा. तो ये वर्ड्स बनते जाते हैं जैसे जैसे चीज़ें बनती जाती हैं. अब इंटरनेट पहले होता होगा? नहीं, आई डोंट थिंक सो. इससे पहले इंटरनेट वर्ड था. जब उसकी इन्वेंशन हुई तो उसका नाम रखा जाता है. बिना नाम के हम उसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. इवन जो चीज़ें हमारी दुनिया में भी नहीं है, बाहर भी हैं दुनिया के, उनके भी हमने नाम रखे हैं ताकि हम उन्हें आइडेंटिफाई कर पाएँ. सिमिलरली नेमिंग वर्ड्स क्या हैं? किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग. किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग, ये हमने छोटे होते देखा था कि किसी पर्सन, प्लेस और थिंग के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन. जैसे कि फॉर द टाइम वी हैव टू सी क्या है? रमन, रूही. नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग मैंने बोला है. पर्सन कौन से हो गए? रमन, रूही. और क्या हो सकता है? पर्सन में अगर हम प्लूरल देख लें तो क्या हो सकता है? पीपल. अब प्लेस में क्या है? इंडिया, लुधियाना, ये सारी चीज़ें क्या हैं? नेम ऑफ अ प्लेस. अगर चीज़ों की बात करें तो थिंग कौन कौन सी है? पेन, चेयर, अलमीरा, ये सारी चीज़ें हैं. बेसिक ये 3 चीज़ें ही हैं. अब इसमें ये नहीं होता होगा कि रिवर्स नहीं आती, एनिमल्स नहीं आते, प्लैनेट्स नहीं आते. जो भी दुनिया में एग्जिस्ट करता है, चाहे वो स्टोन है, चाहे वो सैंड का ग्रेन है, हर चीज़ का हमने कोई ना कोई नाम दिया हुआ है. तो वो सारे नाम, जितने भी दुनिया में नाम एग्जिस्ट करते हैं, वो किस कैटेगरी में, किस फैमिली में आएंगे? नाउन में. ठीक है. तो नाउन कई बार दिखते हैं, कई बार नहीं दिखते. जैसे पर्सन, प्लेस और थिंग. अगर आइडिया की बात करें या फिर हम जो चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही, फॉर एग्जाम्पल लव, ये क्या होगा? इट्स ऑल्सो अ नाउन. किसी फीलिंग का नेम आ गया. हेट क्या हो गया? किसी फीलिंग का नेम है. चाहे वो हम देख सकते हैं, चाहे नहीं देख सकते. जो भी चीज़ आप एक्सप्लेन कर रहे हो या किसी भी चीज़ को आप मेंशन करना है, वो क्या है? नाउन. लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, प्रोनाउन. नाउन थोड़ा सा डिटेल में बाद में करेंगे, क्योंकि मैं अगर समझाने जाऊँगी तो इसमें बहुत टाइम चला जाएगा. एक से थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि नाउन ज़्यादातर हमारा कहाँ पे आता है, क्योंकि हम सेंटेंस थ्योरीज भी कर रहे हैं. तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. नाउन कहाँ पे आता है हमारा? ज़्यादातर सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट. ये 2 चीज़ें किससे बनी होती हैं? नाउन से. बहुत सारे नाउन भी हो सकते हैं एक सेंटेंस में, डिपेंड कर आप कैसे बना रहे हो. उसके बाद आ जाता है प्रोनाउन. मैंने यहाँ पे लिखा था रमन या रूही. अब ये क्या है? ये संज्ञा थी. सर्वनाम. सर्वनाम मतलब उपनाम. अगर देखें तो नाम, जहाँ पे हम नाम लिख रहे हैं, अगर मैं रमन की बात कर रही हूँ या मैं इंडिया की बात कर रही हूँ
इंडिया इज़ अ बिग कंट्री। अब इंडिया 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 लिखूँ या फिर रमन की बात कर रही हूँ, रमन इज़ अ गुड बॉय, रमन प्लेज क्रिकेट, रमन इज़ अ इंटेलिजेंट बॉय, तो बार बार रमन आ रहा है। नाउन नो डाउट इम्पॉर्टेंट है, अगर आप बात कर रहे हो लेकिन आपने बोला कि वह बहुत इंटेलिजेंट है, वह कौन, वह हिंदी में हम प्रोनाउन ही है, तो अगर वह से शुरू कर रहे हो तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, लेकिन आप पहले बोल दिया कि रमन बहुत इंटेलिजेंट है, वह अपने माता पिता की बहुत मदद करता है। अब वह, उसके बाद पता चल गया कि किसके लिए वह यूज़ किया है, रमन के लिए। सो ये क्या है, प्रोनाउंस क्या होते हैं, रिप्लेस द नाउन, एक्ट एज अ सब्सटीट्यूट, नाउन को रिप्लेस करते हैं या फिर सब्सटीट्यूट की तरह एक्ट करते हैं। सब्सटीट्यूट मतलब, सब्सटीट्यूट कौन होता है, आपके अगर स्कूल में या कॉलेजेस में कभी टीचर एब्सेंट हो जाए तो कौन आता था, उसकी जगह कोई और आता था, पढ़ाता क्या था, सेम ही चीज़ पढ़ाता था, और रोल क्या प्ले कर रहा है, सेम ही प्ले कर रहा है, तो वो क्या है, सब्सटीट्यूट है। सब्सटीट्यूट, अब जहाँ पे नाउन हम बार बार लिखना नहीं चाहते वहाँ पे हम क्या लिखते हैं, प्रोनाउंस। अब मैं रमन की बात कर रही थी, रमन को अगर मैंने दोबारा लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा फिर मुझे, ही। अगर मैं रूही की बात कर रही हूँ तो रूही की और क्या लिख सकती हूँ, शी। अगर पीपल की बात कर रही हूँ तो क्या लिख सकती हूँ, दे। इंडिया की बात कर रही हूँ तो क्या लिख सकते हो, इंडिया इज़ अ कंट्री, इट हैज़, इट लिख सकते हो। अगर मैं इसकी बजाय एनिमल भी लिखूँ, लिविंग नॉन लिविंग, वो हम डिटेल में देखेंगे प्रोनाउंस के और क्या पार्ट्स होते हैं, इट। अगर मैं चेयर की बात करूँ, लुधियाना की बात करूँ तो क्या लिख सकते हो, इट। या फिर अगर मैं बोल रही हूँ बहुत सारे पेन पड़े हैं तो क्या लिख सकती हूँ, दीज। मीन्स हम इनकी जगह पे, हमारे पास एक शॉर्ट नेम्स होते हैं इनके, जैसे आपका घर का नेम कुछ और है और आपका बाहर का नेम कुछ और है। अब घर पे आपको बुलाया जाए बार बार प्रॉपर नेम से, आपका जो मेन नेम है, तो आपको ऑकवर्ड लगता है। सिमिलरली जब आप हर जगह पे एक ही नेम को बार बार लगा रहे हो, उसकी बजाय हम क्या कर सकते हैं, उसकी बजाय हम प्रोनाउंस यूज़ कर सकते हैं। सो दीज आर द प्रोनाउंस। ये काफ़ी सेम है, आप ये मान के चलो, मैंने यहाँ पे बताया था कि क्या करते हैं ये हमारे कंस्ट्रक्ट द लॉन्ग सेंटेंसेस। हमने यहाँ पे किया था वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं, हमें रिलेशन बताते हैं किसी चीज़ का, रिलेशन। अब नाउन प्रोनाउन का रिलेशन क्या है, अगर हमने कोई ऐसे शुरू कर दिया और कोई ABC लिखा, आप हर बार ABC से काम चला लोगे, नहीं। अगर आप कोई अजम्पशन भी मान के चलते हो, अजम्पशन का मतलब होता है, आप जैसे मैथ्स में सम सॉल्व करते थे, लेट सपोज A इज इक्वल टू दिस, B इज इक्वल टू, वहाँ पे भी नाम देना पड़ता है। अगर आप पर्सन को दे रहे हो कि पर्सन ए ने इतनी टॉफ़ीज़ खाई, पर्सन बी ने इतनी खाई, तो वहाँ पे पर्सन ए पर्सन बी के बिना आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी। सिमिलरली अगर नाउन नहीं है तो प्रोनाउन का कोई रोल नहीं होगा। अगर आप नाम ही नहीं बता रहे तो प्रोनाउन कैसे लिख दोगे। सो सबसे पहले उसका नाम बताना पड़ेगा, फिर उसके बारे में, उसके बाद आप ही शी इट लगा सकते हो। सो इन दोनों का आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। कैसे वो सेंटेंस में देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं एडजेक्टिव्स। अब रिलेशन पे आते जाना, इसका और इसका रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप सोच लो कि आप कोई भी रोल बना दो इनका, नाउन का रोल अगर बना दे, ही इज़ हस्बैंड और ये इसकी वाइफ है सपोज। अब ये होता है ना कि जहाँ पे हस्बैंड नहीं जा रहा, अगर वाइफ चली जाए तो बात एक ही है। सिमिलरली अगर ये नहीं आ रहे, अगर ये आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ इनके रोल को, वाइफ उसके रोल को निभा रही है। यहाँ पे रोल जो है, इसके रोल्स को, नाउन्स के रोल को प्रोनाउन समझा सकते हैं। एडजेक्टिव्स क्या हैं अब, विशेषण, विशेषता। विशेषता हिंदी की अगर हिंदी वर्ड देखें तो विशेषण का मतलब है किसी की क्वालिटी बताना, किसकी क्वालिटी बताना। अब हमारे पास एडजेक्टिव्स, थोड़ा सा ध्यान रखना, ये तीनों चीज़ों को एक ग्रुप में बनाते हैं हम। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 है, मैंने उससे थोड़ा सा और डिवाइड कर दिया। इन तीनों को एक ही ग्रुप में डाल दो, दिस इज़ वन ग्रुप, क्योंकि इन तीनों का आपस में बहुत रिलेशन है। अगर नाउन और प्रोनाउन में से कोई नहीं है तो एडजेक्टिव नहीं आता सेंटेंस में, कभी भी नहीं आएगा। अगर आप, मैं ये बोल रही हूँ ब्यूटीफुल, तो आप बोलोगे क्या ब्यूटीफुल। मैं बोल रही हूँ ब्लैक, बोलोगे क्या ब्लैक। रेड, क्या रेड। इफ़ आई एम सेइंग एनीथिंग लाइक वुडन, क्या वुडन, वुडन के आगे कुछ आएगा। सो अगर नाउन और प्रोनाउन सेंटेंस में नहीं लिख रहे, अकेला एडजेक्टिव से आप सेंटेंस नहीं बना सकते, एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि किसके बारे में। सो ये क्या है, एडजेक्टिव क्या है, हमें क्या देता है ये इन्फॉर्मेशन। किसके बारे में इन्फॉर्मेशन देता है, नाउन और प्रोनाउन के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है। किसकी, नाउन, प्रोनाउन। अब ये मान के चलो कि एक पूरा घर है, उसमें हस्बैंड है, वाइफ है और उनका एक सर्वेंट है। अगर ये दोनों ही नहीं है तो ये क्या करेगा, इसे नौकरी से निकालना ही पड़ेगा। सो और ये कोई काम नहीं करता। पूरी इंग्लिश में एडजेक्टिव का एक ही काम है, क्या करना, नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताना, या फिर नाउन और प्रोनाउन को
एक्सप्लेन करना, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देना। इंफॉर्मेशन कैसे देगा? सपोज रमन, मैं रमन की बात कर रही हूँ। रमन क्या है? रमन इज स्मार्ट। मैं ये बोल रही हूँ कि रमन इज स्मार्ट। हमें क्या दिया इसने, क्या बताया एडजेक्टिव ने? ये क्या है मेरा एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? ये कैसा है, ये कैसा है? स्मार्ट। स्मार्ट कुछ भी हो सकता है, स्मार्ट टीचर है, डॉक्टर है, या फिर एक्टर है, एनीथिंग। सिमिलरली अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया क्या है? इंडिया, इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, इज अ रिलीजियस, इंडिया इज अ रिलीजियस कंट्री। इंडिया एक कंट्री है, कैसी कंट्री है? रिलीजियस कंट्री है, बहुत सारे धार्मिक लोग यहाँ पे रहते हैं। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ पेन या चेयर, पेन कैसा है? रेड है, ब्लू है, मतलब हमें पेन के बारे में क्या दे रहा है? इंफॉर्मेशन। सो एडजेक्टिव्स क्या कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं, दैट इज एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ब्स पे। ये एक फैमिली मान के चलो, एक कपल है, नाउन और प्रोनाउन, उनका एक सर्वेंट है एडजेक्टिव, ये फैमिली यहीं खत्म होगी, इसका अब आगे रोल नहीं है, ये कोई काम नहीं करता, और ये बस इतना ही काम करता है, इन दोनों को एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट आ गया हमारा वर्ब, ये अलग एक फैमिली शुरू हो रही है। अब वर्ब क्या है? क्योंकि हमने फैमिलीज की बात करी थी, 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब आ गया वर्ब। वर्ब क्या करता है? अब ये जो पर्सन है, चाहे वो नाउन है चाहे वो प्रोनाउन है, नाउन और प्रोनाउन सेम ही है, बस इनको हमने नेम अलग दे दिया अपनी तरफ से, हम ऐसे बोल कुछ और रहे हैं, लेकिन पर्सन, अगर मैं बोल रही हूँ कि रमन इज अ स्टूडियस बॉय, तो आगे जाके मैं बोल रही हूँ ही प्लेज क्रिकेट और ही इज़ वेरी ओबीडियंट ऑल्सो, तो मैं बात किसकी कर रही हूँ? रमन की। बात एक ही है, बात अलग नहीं हो रही। यहाँ पे अब रमन, मैंने ये बोला है कि रमन प्लेज क्रिकेट या रमन कोई काम करता है। अब रमन सिर्फ क्वालिटीज ही थोड़ी बताते हैं, रमन कोई एक्शन भी तो कर रहा होगा। सो एक्शन मतलब क्रिया। अब क्रिया अकेली आती है सेंटेंसेस में? नहीं, मैं बोल रही हूँ प्लेज, डांस, क्राई, लाफ, नहीं, वी कांट से दैट। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे, अब ये जो दो लोग हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यही है, काम ये दो चीज़ें कर सकती हैं, एडजेक्टिव कोई काम नहीं कर सकता। इन दोनों का अगर काम देखें तो ये काम जब कर रहे होंगे, जब ये एक्शन मोड पे होंगे, वो चीज़ को, जो वो एक्शंस कर रहे हैं, उन चीज़ों को हम क्या बोल देते हैं? वर्ब। बेसिकली कोई भी काम करना या होना, होना और करना, ये थोड़ा ध्यान से देखना। जब हम परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे मैं लिख रही हूँ, ये क्या है? एक एक्शन हो रहा है। अब मैं सोच रही हूँ, मैं मानती हूँ, मैं एग्री करती हूँ, इसमें कोई काम कर रही हूँ मैं? नहीं। सो वर्ब बेसिकली आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक्शन एंड स्टेट, जिन्हें हम स्टेटिव वर्ब्स भी बोल देते हैं। एक्शन और स्टेट में क्या मतलब? लेट्स सी। एक्शन अगर मैं बोल रही हूँ आई एम राइटिंग, अगर मैं राइट कर रही हूँ, आई एम सिंगिंग, मैं सिंग कर रही हूँ, या कोई भी सिंगिंग की बात कर लें, राइट, सिंग, क्राई, ये सारी चीज़ों में कोई चीज़ शुरू होगी, स्टार्ट होगी और स्टॉप होगी। किसी चीज़ का शुरू होना या ख़त्म होना, वो कौन से एक्शंस हैं? दीज आर एक्शंस। किसी चीज़ में मूवमेंट है, कोई चीज़ शुरू होकर ख़त्म हो रही है। अब मैं बोल रही हूँ कि मैं मानती हूँ, बिलीव, मैं एग्री करती हूँ। अब मेरा मानना और एग्री करना शुरू या ख़त्म होना नहीं हो रहा, और ये दिख भी नहीं रहा हमें। ये क्या है? मेंटल एक्शन है। माइंड में जो एक्शन हो रहा है वो कौन से एक्शन है? स्टेट वर्ब्स। और जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे हम फिजिकली कर रहे हैं या हमें दिख रहे हैं, वो कौन से हैं? वर्ब एज एन एक्शन बोल देते हैं उसे। सो स्टेट और क्या आ गया हमारे पास? एक्शन और स्टेटिव। कौन से वर्ब्स हो गए? एक हमारे पास परफॉर्मिंग वर्ब्स हो गए और एक स्टेटिव वर्ब्स हो गए। वर्ब्स करते क्या हैं और कहाँ पे आते हैं? मैंने क्या बोला था कि सब्जेक्ट कौन बनता है? नाउन। ऑब्जेक्ट कौन बनता है? नाउन। लेकिन सब्जेक्ट के बाद एक चीज़ आ जाती है, वर्ब, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ आता है, रास्ता बचता भी। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से सेंटेंस बना सकते हो? नहीं। तो इसके बीच में ये क्या होगा? इसके बारे में ज़्यादातर हम एक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वर्ब के बिना सेंटेंसेस नहीं बनते। जो सेंटेंसेस सिर्फ हम इन दोनों की इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं,
वो वाले सेंटेंसेस बिना वर्ब के भी बनते हैं। जैसे कि हमने बनाया था ही इज़ अ स्मार्ट टीचर, इंडिया इज़ अ रिलीजियस कंट्री। अब इसमें कोई काम नहीं था, हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया था, इज़ लगा दिया। और जो हम बात करते हैं इज़, एम, आर, ये सारे भी क्या हैं, ये भी वर्ब्स हैं, लेकिन क्या करते हैं, किसी स्टेट को बता रहे हैं। स्टेट एज इन किसी कोई चीज़ है। अगर मैं बोल रही हूँ रमन इज़ अ स्मार्ट टीचर, तो वो टीचर है किसी स्टेट के बारे में बता रहे। स्टेट एज इन ये नहीं कि किसी कंट्री, किसी पंजाब लुधियाना की बात हो रही है, पंजाब या हरियाणा की बात हो रही है। स्टेट का मतलब ये है कि किसी चीज़ का होना, रहना, शुरू होना, ख़त्म होना नहीं। तो दैट इज़ अ वर्ब। इन्हें हम ऑक्सिलरीज बोलते हैं। हम वर्ब वाले सेक्शन में इसे डिटेल में करेंगे। दिस मच इज क्लियर आई गेस। जस्ट हैव अ लुक ऑन दीज। इतना 2 मिनट दिमाग में बिठाओ आप अपने। सो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट आगे देखिए क्या है। वर्ब तक क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। एडवर्ब पे आते हैं। अगर आपको कोई चीज़ पोर्शन नहीं भी आता तो रीप्ले करके थोड़ा सा आप देखते रहना, बट कोशिश करो कि जितना हो सके साइड बाय साइड नोट कर लो। नेक्स्ट आता है एडवर्ब। ऐड का मतलब क्या होता है? ऐड का मतलब होता है प्लस करना। प्लस किस में कर रहा है? जैसे एडजेक्टिव, प्रोनाउन और नाउन एक फैमिली है, सिमिलरली वर्ब, एडवर्ब ये एक फैमिली मान के चलते हैं। आप इसको थोड़ा सा अलग करते हैं। अभी प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन को अलग कर देते हैं। आई शुड चेंज द मार्कर ताकि आपको विजिबल हो जाए। रेड रेड हो गया सारा। एक सेकेंड। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास क्या है। एडवर्ब क्या करता है? प्लस। किस में प्लस करता है वो देखते हैं। पहले तो हम हिंदी देख रहे थे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, एक्शन, क्रिया। अब ये क्या है? क्रिया विशेषण। विशेषण का मतलब सेम ही होगा, विशेषता बताना किसी चीज़ की। तो विशेषता कैसे बताता है? क्वालिटी बता रहा है किसी चीज़ की। किसकी क्वालिटी बता रहा है? ये किसको डिफाइन कर रहा था? नाउन और प्रोनाउन को। एडवर्ब किसको प्रोनाउन करता है? वो एक फैमिली थी, हस्बैंड वाइफ, और ये इनका सर्वेंट था। अब ये सिंगल है पर ये बड़े सारे रोल्स प्ले करता है। सिंगल रहता है पर बहुत सारे काम करता है। बहुत सारे टाइप्स हैं, वो देखेंगे कौन सी टाइप्स हैं। जैसे हम 3 टाइप्स करते हैं वर्ब की, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब यहाँ पे देखें एडवर्ब क्या करता है, डिटेल बाद में देखते हैं। एडवर्ब क्या करता है? विशेषता बताता है, डिस्क्राइब करता है किसे? वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। ये 3 काम करता है। वो एक ही काम करता था। क्या करता था? सिर्फ प्रोनाउन और नाउन की विशेषता बताता था। ये किस किस की विशेषता या फिर उसे डिस्क्राइब करता है? दैट इज वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। अब वर्ब हम बोल रहे थे कि काम कर रहा है कोई पर्सन। रमन काम कर रहा था, रमन सिंग, रमन क्राई, रमन लाफ, ये सारी चीज़ें रमन कर रहा है। अब मैं ये देखूं, रमन सिंग्स गाता है। अब मैं बोल रही हूँ रूही राइट, रूही राइट्स, रूही लिखती है। एस मैंने क्यों लगाया? मैंने बोला ना वर्ब बड़े सारे काम करता है, लेकिन ये अपने आप को चेंज करता रहता है, कभी एस लगा के, कभी आईएनजी, कभी ईडी। सो अपने आप की ट्रांसफॉर्मेशन करता है और बड़े सारे वर्ड्स में कन्वर्ट हो जाता है। मीनिंग वही रहता है। रमन सिंग्स, रमन राइट्स। अब ये लिखता है, ये लिख रही है, ये गा रहा है। कैसे? मैं बोल रहा हूँ हाउ, या फिर इन विच वे। कैसे? कैसे का आंसर क्या होगा? रमन सिंग्स कैसे? सॉफ्टली। रूही राइट्स कैसे? क्विकली। अब लिखना, रूही एक काम कर रही है, कैसे कर रही है? हम उसकी किसकी विशेषता बता रहे हैं? उसके काम करने की, ना कि रूही की। यहाँ पे जो एडजेक्टिव था ये किसकी विशेषता बता रहा था? रमन की। कौन स्मार्ट है? पर्सन स्मार्ट है। अगर मैं ही लिखती हूँ तब भी कौन स्मार्ट है? पर्सन की बात हो रही है। तो दोनों में पर्सन या फिर किसी चीज़ या फिर किसी वस्तु या एनिमल में बोल रही हूँ, एनिमल बहुत सुंदर है या बर्ड्स बहुत सुंदर हैं, तो मैं बर्ड्स, पर्सन या फिर प्लेस या थिंग, इन चीज़ों की जब विशेषता बता रही हूँ तो मैं इसकी बात कर रही हूँ। यहाँ पे मैं किसकी बात कर रही हूँ? रमन सिंग्स, रमन गाता है। कैसे गाता है? किसकी क्वालिटी बता रही हूँ? वर्ब की, गाने की या लिखने की। कैसे गाता है? सॉफ्टली गाता है, मेलोडियसली गाता है। कैसे लिखती है? क्विकली, जल्दी जल्दी लिखती है। तो उसमें उसके लिखने की क्वालिटी बता रहा है।
तो जब ये वर्ड जो है, जब कोई भी वर्ड वर्ब की क्वालिटी बताए तो वो क्या होगा? एडवर्ब। किसकी क्वालिटी बता रहा होगा? जब भी कोई वर्ड वर्ब की क्वालिटी बताता है तो वो क्या है? एडवर्ब। अब मैंने क्या बोला, ये इसकी भी क्वालिटी बताता है, एडजेक्टिव की भी बताता है। अब एडजेक्टिव अपनी क्वालिटी कुछ नहीं बताता है, कौन इसकी हेल्प करता है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन कौन देता है? जैसे ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था? काम के बारे में, कि काम कैसे हो रहा है। अभी और किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? क्वालिटी, विशेषण के बारे में। अगर मैं बोल रही हूँ रमन, रूही, एक ही नेम लेके चलते हैं क्योंकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ रमन is a diligent student। फ्रेम में से बाहर जा रही हूँ मैं, आप देख लेना फिर भी। रमन इज अ डिलीजेंट स्टूडेंट। रमन क्या है? पहले तो ये इन्फॉर्मेशन है कि रमन, मैंने क्या बोला था? नाउन। ये भी स्टूडेंट भी क्या है? जो पढ़ते हैं लोग, उनको भी तो कोई नाम देना होगा। जो स्कूल जाते हैं, जो पढ़ते हैं, उनको क्या नाम दिया है हमने? स्टूडेंट। तो ये भी नाउन हो गया, ये भी नाउन हो गया। अब ये कैसा स्टूडेंट है? स्टूडेंट है, नाउन की विशेषता बता रहा है, तो क्या बन गया? एडजेक्टिव। मतलब ये वर्ड स्टूडेंट की जो क्वालिटी बता रहा है वो क्या है? एडजेक्टिव। अब कैसा स्टूडेंट डिलीजेंट है? कितना डिलीजेंट? हम क्या बता रहे हैं? हाउ मच। जब हम हाउ मच, एडजेक्टिव क्वालिटी तो ऑलरेडी बता रहा है, लेकिन एडजेक्टिव की क्वांटिटी बता रहा है। अब मैं बोल रही हूँ बहुत मेहनती बच्चा है। डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती। अब बहुत के लिए मैंने क्या लगा दिया? वेरी। रमन इज अ डिलीजेंट स्टूडेंट। रमन इज अ वेरी डिलीजेंट स्टूडेंट। डिलीजेंट है, कैसा डिलीजेंट है? बहुत ज़्यादा। कब क्या बता रहे हैं हम? हाउ मच। यहाँ पे भी क्या बता रहे थे हमने? मतलब एडवर्ब क्या क्या बता रहा था? हाउ, कैसे हो रहा है, और हाउ मच। दो आंसर्स दे रहा है हमें। तो ये क्या बता रहा है? ही इज़ वेरी डिलीजेंट स्टूडेंट। डिलीजेंट, कैसा डिलीजेंट? बहुत डिलीजेंट। तो ये वर्ड जो एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब कर रहा है वो भी क्या बन गया हमारा? एडवर्ब। मतलब मेरे दो चीज़ें हो गई, वर्ब की क्वालिटी भी बता दी उसने, एडजेक्टिव की क्वालिटी भी बता दी। थोड़ा सा और देखें, अब इतना क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आते हैं, ये मैं सारा इरेज कर दूं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो जाओ। नेक्स्ट हमारे पास है, लास्ट क्या बच गया? अनदर एडवर्ब। एक और एडवर्ब की क्वालिटी बता रहे हैं, तीन चीज़ों की। कौन सी? अनदर एडवर्ब कब बनेगा? मैंने बताया, सेम ही सेंटेंस लेके चलते हैं। रमन सिंग्स। रमन गाता है, मैंने क्या बताया था? सॉफ्टली। रमन गाता है सॉफ्टली, मेलोडियसली, कुछ भी लिख दो। अब यहाँ पे भी हाउ मच, कितना सॉफ्टली गाता है? कितना सॉफ्टली मतलब टू सॉफ्टली या फिर वेरी सॉफ्टली। क्या हो गया? किसकी विशेष, अब ये क्या चीज, किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें? सॉफ्टली के बारे में। ये सॉफ्टली किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था? कि वो गाना गाता है सॉफ्टली। क्या हो गया? एडवर्ब। और कितना सॉफ्टली, वो वर्ड कौन सी चीज़ बता रही है? ये भी क्या हो गया? एडवर्ब। सो एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब जो है अपनी भी क्वालिटी बताता है। ये तीन काम करता है, इसका एक ही काम था, इसके बहुत सारे काम हैं। फिलहाल के लिए एक्शन और स्टेट मान के चलते हैं हम। एडवर्ब के तीन काम हैं, तीन चीज़ों को डिफाइन करता है, वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर वर्ब। अगर यहाँ पे आपको थोड़ा क्लियर नहीं हुआ तो जब हम डिटेल में करेंगे वहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एडवर्ब को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है रादर बाकी चीज़ों को, क्योंकि एडवर्ब और एडजेक्टिव में जब हम अलग से मैं डिफरेंस करवाऊंगी तो क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए हमने कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच कर लिए? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब, एडवर्ब्स। अब फटाफट से नेक्स्ट तीन जो है वो भी देख लेते हैं।
लेट मी रेज दिस वन. सो इसे वैसे ही डिवाइड करते हैं. ओके, सो हमारा एडवर्ब जो पोर्शन है वो कवर हो गया. अब आते हैं प्रेपोजिशंस पे. हिंदी बहुत डिफिकल्ट है, मुझे तो हिंदी पंजाबी ज़्यादा डिफिकल्ट लगते हैं इंग्लिश से. इट्स नॉट लाइक कि आई एम बॉर्न एंड इन अ फॉरेन कंट्री, ऐसा नहीं है. इंग्लिश एक्चुअल में एक बहुत ईजी लैंग्वेज है. अगर आप हिंदी में जाओगे तो ये क्या छोटे छोटे वर्ड्स आपको डॉट्स लगानी पड़ती हैं, स्पेलिंग्स बड़े डिफिकल्ट होते हैं. तो इंग्लिश इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एंड ईजी लैंग्वेज. पहले जो आप चीज़ सीखना चाहते हो उस चीज़ के साथ आपको थोड़ा सा प्यार या इंटरेस्ट होना चाहिए. अगर ये बोरिंग लग रहा है तो नहीं आएगा. फिर थोड़ा सा इसके साथ ज़बरदस्ती प्यार बना के देख लो अगर आपका मन नहीं कर रहा. जब आप सीख जाओगे देन यू विल डेफिनेटली लव इट. सो आगे देखते हैं प्रेपोजिशन क्या है. प्रेपोजिशन क्या है? संबंध बोधक. संबंध का मतलब क्या होता है? रिलेशन बनाना. रिलेशन किसके साथ बनाता है ये देखते हैं. रिलेशन ऑफ अ नाउन एंड अ प्रोनाउन. मैंने क्या बताया था, हम रिलेशंस की ही बात कर रहे हैं. हर नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब किसी ना किसी चीज़ के साथ रिलेशन बनाता है. रिलेशन वर्ड्स को जोड़ने में बना रहा है. तो यहाँ पे अगर देखें तो संबंध किसके साथ है इसका, ये किसको जोड़ता है? नाउन और प्रोनाउन को विद अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स के साथ. अब हम यहाँ तक एक सेंटेंस बना रहे थे. मैं लिख रही हूँ रमन. बोर तो नहीं हो गए रमन से? कुछ और नाम नेम दे देंगे अगली वाले लेक्चर्स में, फिलहाल के लिए रमन से काम करवाते हैं. सो रमन क्या? रमन राइट्स. रमन ईट कर देते हैं. चलो इसने लिख लिया, रूही ने लिख दिया था, इसे ईट करते हैं. रमन ईट्स. इसको समझो एग्जाम्पल को, फिर प्रेपोजिशन समझ आएगा क्या है. रमन ईट्स कहाँ पे? अब मैं प्लेस बता रही हूँ. रमन ईट्स ऑफिस. रमन, इसकी अगर मैं हिंदी बनाऊँ, रमन खाता है किसको? ऑफिस को. मैंने क्या वर्ड नहीं लिखा यहाँ पे, मैंने प्लेस लिख दी, लेकिन इसका रिलेशन बताया नहीं, इसको जोड़ नहीं पा रही मैं. किस चीज़ से जॉइन होगा? रमन ईट्स एट ऑफिस. ये छोटा सा वर्ड है लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा लाइटली नहीं लेते. प्रेपोजिशंस को और हम क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशंस. प्रीपोजिशन क्यों बोलते हैं? हमेशा कहाँ आता है ये? नाउन से पहले ज़्यादातर आता है. अगर हिंदी की बात करें तो मैं हिंदी की इसकी ट्रांसलेशन करूँ, रमन ऑफिस में खाता है. अगर मैं इसको देखूं, रमन ऑफिस में खाता है. जो हमारा हिंदी और पंजाबी लैंग्वेज का रूल होता है वो थोड़ा सा अभी से ध्यान रखोगे तो रिवीजन होती जाएगी. हमारा इंग्लिश का रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन हिंदी और पंजाबी लैंग्वेज का रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब. तो ट्रांसलेशन थ्योरी जब आप कर रहे हो तो ये रूल को इसमें कन्वर्ट करना है. तो हमेशा वर्ब कहाँ होता है हिंदी या पंजाबी लैंग्वेज में? एंड में. और ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? सेंटर में. इंग्लिश में हम ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ लिखते हैं? एंड पे. तो रमन ऑफिस, क्योंकि देखो चेंज हो गई ना, इसकी प्लेस पीछे चला गया. में खाता है, मैंने में वर्ड, में खाता है ऑफिस में, ये मेरा क्या था? नाउन. और ऑफिस ये मेरी क्या है? प्रेपोजिशन. लेकिन जब आप इंग्लिश में कन्वर्ट करते हो तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो गया? इसकी प्लेस क्या हो गई? चेंज हो गई. कहाँ पे आ गई इसकी प्लेस? नाउन से पहले. सो ये दो चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान रखना है. जहाँ पे आप लिखते हो, लिखने में आते हो ना जब प्रेपोजिशंस, तो बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है. अब ये देखो कि रमन ईट्स ऑफिस, सिर्फ मैंने एट नहीं लगाया. रमन ऑफिस खाता है. आप ये सेंस पे जाओ, रमन ऑफिस खाता है क्या? रमन ऑफिस में खाता है. तो एक छोटा सा वर्ड था में, जिससे मेरी पूरी सेंटेंस की पूरी जो सेंटेंस है या पैराग्राफ है उसकी सेंस को ख़त्म कर दिया. दैट्स वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब प्रेपोजिशन 3 काम करते हैं. आप इनके काम, हम क्या सीख रहे हैं प्रेपोजिशन का, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का ओवरव्यू ले रहे हैं और उनकी फंक्शनिंग देख रहे हैं. फंक्शन क्या करते हैं? अगर आपके पास बहुत सारे एक मोबाइल फ़ोन है सपोज, वो काम ही कोई नहीं करता, उसका फंक्शन क्या है? कॉल करना, मैसेज करना. आजकल तो इंटरनेट पे हर चीज़ जो है वो फ़ोन में है. कितने कितने फंक्शंस हैं उसके. वो आपको कैलकुलेटर भी उसी में है, उसी में आप अपने नोट्स बना सकते हो, उसी में से पढ़ सकते हो, उसी में से गाने सुन सकते हो, उसी में से रेडियो सुन सकते हो. बहुत सारे काम एक ही डिवाइस कर रहा है. इसी तरीके से हम इनके काम देख रहे हैं. नाउन नाम बताता है, प्रोनाउन जो है, मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए. घर जाके आप इतनी मेहनत नहीं करने वाले, बट स्टिल कर लोगे तो जल्दी कवर हो जाएगा.
प्रोनाउन जो है वो उसकी प्लेस पे आ जाता है, बस इतना ही काम करता है। एडजेक्टिव जो है इन दोनों को डिस्क्राइब करता है, ये भी एक ही काम करता है। वह बहुत सारे काम करता है। फिलहाल के लिए इसको एक्सप्लेन करने में जाऊँगी तो इट टेक्स टाइम। वर्ब क्या करता है, काम के बारे में बताता है हमें, और उसके टाइम के साथ रिलेशन, ये टाइम हमें बताएगा। इसका रिलेशन टेंसेस में बहुत ज़्यादा है, सो हमें टाइम को अंडरस्टैंड करने में सेंटेंसेस में उसमें बहुत हेल्प करता है। वो एडवर्ब क्या करता है, 3 काम करता है बेचारा, इसको ज़्यादा काम दिए हुए हैं। वर्ब का काम भी, वर्ब को डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव को और अनदर वर्ब को। अब प्रेपोजिशन क्या करती है, सबसे पहले तो ये बताती है कि एक वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ कैसे रिलेशन है, और किस किस चीज़ को बताती है, कौन कौन सी प्रेपोजिशन होती है, प्लेस की, टाइम की, मूवमेंट की। 3 तरह की प्रेपोजिशन होती है। जैसे मैंने बोला था, सेंटेंसेस से थोड़ा क्लियर हो जाएगा। रूही sings in her class, ये क्या बता रही है, प्लेस। अब मैं बोल रही हूँ रूही sings at 5 o'clock, तो क्या बता रहा है, टाइम। अब मैं बोल रही हूँ रूही goes into her room, into क्या हो गया, मूवमेंट बता रही है। सो तीनों चीज़ें जो हैं, प्लेस, टाइम और मूवमेंट, ये कौन चीज़ क्या बताती हैं हमें, किस चीज़ से हमें पता चलता है टाइम, प्लेस और मूवमेंट, प्रेपोजिशन से। प्रीपोजिशंस क्यों हैं, क्योंकि मैंने अभी रूल बताया कि जब हम हिंदी में लिखेंगे तो हिंदी में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस नाउन प्लस प्रेपोजिशन। ये कहाँ लिखते हो आप, नाउन प्लस प्रेपोजिशन आता है हमारा हिंदी या पंजाबी लैंग्वेज में, और इंग्लिश में क्या हो जाता है, प्रेपोजिशन प्लस नाउन, मतलब इससे पहले आता है। और जब आप इसे जोड़ देते हो, जैसे मैं बोल रही हूँ इन हर क्लास, एट 5 o'clock, इनटू हर रूम, तो ये जब 2-3 चीज़ें जुड़ जाती हैं प्रेपोजिशन के साथ तो इसे प्रेपोजिशनल फ्रेज बोल देते हैं। कई बार प्रेपोजिशन, आपको कोई 2 वर्ड्स होंगे जिसमें एक प्रेपोजिशन है और एक वर्ड है, लेकिन उसका मीनिंग जो है वो वैसा नहीं है जो सेंटेंस में समझ आ रहा है, तो वो प्रेपोजिशनल फ्रेज होगा। उस वर्ड को हमेशा पूरा ही लिख के आपको उसका मीनिंग समझ आएगा। डिक्शनरी से, अगर आप गूगल से भी कहीं से ढूंढ रहे हो तो अगर कहीं लिखा हुआ, मुझे एग्जाम्पल एकदम से याद नहीं आ रही, लेकिन दो वर्ड, एक प्रेपोजिशन और एक वर्ड है, लेकिन उसकी सेंस हमारी समझ से परे जा रही है, हमें समझ में नहीं आ रही, तो वो कहाँ से समझ आएगी, उन्हें कंबाइन करके लिखो, वो प्रेपोजिशनल फ्रेज होगा, उसका मीनिंग कुछ और बन रहा होगा। ठीक है, सो अब ख़त्म करते हैं थोड़ा सा, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन क्या है। कंजंक्शन, अच्छा ये एक बड़ा, ये इसका करेक्टर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है, क्योंकि ये हर किसी वर्ड के साथ कैसे भी जुड़ जाता है और पता ही नहीं चलता, कहीं पे ये टाइम बताने लग जाता है, कभी ये हमें प्लेस बताने चल जाता है, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है समझना। और इनको सही करना एक सिंपल तरीका है, इनकी हिंदी याद करना, वो मैं आपको याद करवाऊंगी लेटर ऑन। इसको सही तरीके से अगर फिट करना है तो उसके रूल्स बहुत ज़्यादा याद नहीं रहेंगे, लेकिन इसे हम हिंदी लर्न करके इसको याद कर सकते हैं। पर जो अब कंजंक्शन है, अब ये कौन सी फैमिली थी हमारी, सेकेंड फैमिली ये थी, ये एक अलग से पार्ट है जो जिसे हम नाउन की फैमिली में जोड़ सकते हैं, बोल सकते हैं कि नाउन का दूर का रिश्तेदार है ये, नाउन और प्रोनाउन का। क्यों, क्योंकि उसी के बारे में बता रहा है, तो उसका एक दूर का रिलेटिव कौन है, मतलब उनकी फैमिली थोड़ी सी बड़ी होगी, एक्सटेंडेड फैमिली होगी। कौन सी फैमिली होगी, प्रेपोजिशन बीच में ऐड हो गया। उसके बाद आ गया कंजंक्शंस, कंजंक्शंस पे आता है। कंजंक्शंस क्या है, योजक। जंक्शन क्या होता है, मैं थोड़ा सा बोर्ड क्लीन कर दूं ताकि आपको ईजी हो जाए। सो कंजंक्शंस क्या हैं, जंक्शन क्या होता है, जहाँ पे जो चीज़ें आके जुड़ती हैं। तो ये बहुत ईमानदार है, बड़ा अच्छा बच्चा है ये वाला कंजंक्शन। क्यों अच्छा बच्चा है, क्योंकि क्या करता है, जिस चीज़ को जिसके साथ जोड़ना होता है उसी के साथ जोड़ता है, ऐसे ही नहीं कहीं पे भी आ जाएगा। तो ये क्या करेगा, ज्वाइन करेगा। किस चीज़ को ज्वाइन करेगा, वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को, सेंटेंसेस को। हमने थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस क्या होते हैं, वर्ड्स हम ऑलरेडी कर रहे हैं।
तो दो वर्ड्स को हमेशा जोड़ता है, दो फ्रेजेस को हमेशा जोड़ता है, दो क्लॉजेस को हमेशा जोड़ता है, तो वो क्या है? कंजंक्शन। प्लस बात, अगर आप बात कर रहे हो, अब मैं ये बात कर रही हूँ कि वह बहुत सुंदर है पर वो बहुत लड़ाकू, बहुत ज़्यादा झगड़ालू है। बहुत सुंदर और झगड़ालू की कोई सेंस आपस में तो बन नहीं रही। अब मैं ये बोल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा अमीर है पर बहुत कंजूस है। अब यहाँ पे मेरा पर जो था वो सेंस सही बना रहा है, सेम चीज़ को, एक ऑपोजिट और एक सिमिलर, मतलब डिफरेंस बता रहा है कि बहुत अमीर है लेकिन बहुत कंजूस है। अब लेकिन क्या हो गया, पर क्या हो गया मेरा? बट। या फिर अगर मैं बोल रही हूँ वह बहुत अमीर है और बहुत कंजूस है, अब इसकी और की सेंस नहीं बना पा रहे ना साथ में। तो जो वर्ड्स एक दूसरे की, दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को, अब मैं बोल रही हूँ कॉफ़ी बट टी, कॉफ़ी के साथ बट टी क्यों लगा रहे हो? कॉफ़ी एंड टी हो सकता है, कॉफ़ी और टी हो सकता है। तो ये क्या करते हैं, वर्ड्स को, सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं, कनेक्शन बनाते हैं, उसकी सेंस को एक्सप्लेन करते हैं। आप कोई कहानी सुन रहे हो, कहानी में मज़ा कब आता है? जब जहाँ पे आपको वर्ड्स चेंज हो जाते हैं। वर्ड्स जैसे मैं एक बोल रही हूँ, एक बहुत महान राजा था, वो बहुत लोगों की हेल्प करता था, वो बहुत लोगों की हेल्प करता था, इसके साथ एक और जोड़ दिया, लेकिन वो हर समय अपनी पत्नी को तंग करता था। अब मैं लेकिन ना बोलकर कुछ और बोल दूँ तो आपको स्टोरी में मज़ा नहीं आएगा, वो क्या सेंस तो बना नहीं रहे। तो ये क्या होगा, कनेक्शन बनाता है, रिदम बनाता है। जो आईएलटीएस के स्टूडेंट्स हैं, राइटिंग कर रहे हैं, अगर उनको कनेक्टर्स, जिन्हें हम कनेक्टर्स बोल देते हैं कंजंक्शन को कई बारी, तो ये जो जिसको कनेक्टर्स की नॉलेज नहीं है वो रिदम नहीं बना पाते, स्टोरी का मज़ा नहीं आएगा। आप लिखते हुए हाउ एवर ऐसे ही लगा रहे हो, फर्दर मोर ऐसे ही लगा रहे हो, नेवरदलेस ऐसे ही लगा रहे हो, तो उसके मार्क्स बहुत ज़्यादा कटते हैं और इसको राइटिंग डिस्कोर्स का पोर्शन मान के चलते हैं। तो कंजंक्शंस को बहुत अच्छे से ध्यान से बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए ये क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। क्या किस किस को ज्वाइन करते हैं? वर्ड्स को वर्ड्स के साथ, फ्रेजेस को फ्रेजेस के साथ, क्लॉजेस को क्लॉजेस के साथ और सेंटेंसेस को सेंटेंसेस के साथ। सो लेट्स मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ आवर पार्ट्स ऑफ स्पीच, इंटरजेक्शन। बहुत आसान है क्योंकि हम ऐसे बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते, हम हिंदी में अपने एक्सप्रेशंस को ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पे लेकिन आप कहीं बहुत सुंदर सी चीज़ देख रहे हो या बहुत बड़ा पहाड़ देख रहे हो, आपकी आईज़, आपका फेस कैसे हो जाता है, एकदम से खुली हो जाती हैं आँखें और आपके एक वर्ड निकलता है अमेजिंग, या फिर और क्या बोलते हो, वाओ, और क्या बोलते हो, अलास हम गम बोलते हैं। अलास मीन्स दुखी होना। तो ये हमें क्या बता रहे हैं, इंटरजेक्शन क्या होते हैं? विस्मयादि बोधक। बोधक का मतलब होता है बताता है जो किसी चीज़ के बारे में। तो ये एक्सप्रेस करता है क्या, फीलिंग और इमोशंस को, फील, ये हमें एक्सप्लेन करता है। कैसे एक्सप्लेन करेगा? ओह, वाओ, अमेजिंग एक वर्ड है, वैसे हम अमेजिंग एक्सप्रेशन के लिए यूज़ कर देते हैं, या फिर अलास। सो ये वर्ड्स जो हैं इसे हम बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज करते नहीं हैं, हम पढ़ेंगे उनमें से, ये इतना मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, इसे हम डिटेल में नहीं करेंगे। एक्सप्रेशन वाले वर्ड्स को हम क्या बोल देते हैं? इंटरजेक्शन। सो आई थिंक दिस मैच इज़ क्लियर। लेट्स हैव अ क्विक रिविजन ताकि याद हो जाए क्या क्या था। नाउन क्या बताते हैं? नेम्स। प्रोनाउन नेम की जगह पे आ जाते हैं। एडजेक्टिव्स क्या है? इन दोनों का सर्वेंट था, इन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, बताता है अच्छा है या बुरा है, दोनों चीज़ें। वर्ब, काम, बहुत इंपॉर्टेंट है। रहता कैसे है? सिंगल रहता है, इसका एक सर्वेंट है एडवर्ब। अब ये एक ही बंदे की सेवा कर रहा है तो ये और भी काम कर लेता है। कौन कौन से काम करता है ये? वर्ब की क्वालिटी बताता है, एडजेक्टिव की क्वालिटी बताता है और खुद की भी क्वालिटी, क्वालिटी एज इन डिस्क्राइब करता है। प्रेपोजिशन क्या थी? रिश्तेदार थी, किसकी? सोचो, किसकी रिश्तेदार थी? नाउन और प्रोनाउन की रिश्तेदार, इनकी फैमिली में ही आती है। क्यों? क्योंकि उन नाउन और प्रोनाउन का पूरे सेंटेंस के साथ, वर्ड्स के साथ कनेक्शन बनाने में हेल्प करती है। दूर के रिश्तेदार क्या होते हैं? हमेशा दूर दूर से ही आते हैं, दूर दूर से कनेक्शंस बनाते हैं। तो ये सारे वर्ड्स के साथ जो रिदम, जो सेंस बनाएगा वो प्रेपोजिशन है। कंजंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। स्टोरी को लिंक, एक जैसे आप किसी चीज़ को, अब इस बोर्ड की बात करें, अगर इसको किसी चीज़ से अटैच नहीं किया जाए तो ये जुड़ेगा नहीं। तो जैसे अटैच किसी चीज़ को करना है, चाहे वो वर्ड्स हैं चाहे वो सेंटेंसेस, और सही तरीके से अटैच करने में हमें कौन हेल्प करता है? कंजंक्शन। और उसके बाद हमें कौन हेल्प तो ये कहाँ करता है? ये हमें सिर्फ एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है। ओ वाओ, अलास। आप 1 मिनट इसे देख लीजिए, अपने दिमाग में बैठाइए, फिर आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं एग्जाम्पल पे। ये तो सारा कर लिया। मैंने क्या बताया था? सबसे पहले हम सेंटेंसेस बनाएंगे, कैसे? वर्ड्स को ज्वाइन करके। अब एक बना के भी देखते हैं कैसे बनाएंगे।
अच्छा, छोटे से लंबा सेंटेंस कैसे बना लेंगे अगर हम सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेके आते हैं। इंटरजेक्शन को भी लेके नहीं आ रही। चलो अब आगे लेट्स सी, देखें सबसे पहले रमन रीड्स, रमन रीड्स एक फ्रेज हो गया। रीड्स क्या है इसे एक्सप्लेन करती हूँ, चलो पहले देख लें। रमन रीड्स व्हाट, आगे चलते हैं। रमन रीड्स अ, यहाँ पे मैं बुक, नाउन और नाउन, ये क्या था वर्ब, ये क्या है नाउन। एस लगा हुआ है तो हम फॉर्मेशन उसकी चेंज कर रहे हैं। तो रमन नाउन, ये क्या है हमारा रीड्स इज अ वर्ब, अ इज एन आर्टिकल। आर्टिकल मैंने आपको बताया नहीं, वो नाउन में हम कर लेंगे। आर्टिकल थोड़ा सा बता दूं कि याद रह जाए आपको। आर्टिकल्स कहाँ लगते हैं हमेशा, नाउन की एक और फैमिली मेंबर है जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में तो ऐड नहीं करते, आप फिलहाल के याद रखने के लिए रख सकते हो। नाउन को सिंगुलर हो जब नाउन, तो उसके लिए एक वर्ड उसके आगे हमेशा लगता है। इनका सन कह लो, ऐसे बोल सकते हैं कि हम ये हस्बैंड वाइफ बनाए हैं तो वो उसका सर्वेंट है, तो ये इनका सन होगा जो इनके साथ आता है हमेशा जब ये सिंगल हों, जब ये अकेले काम करते हैं तब। जैसे कि कौन से हैं वो, उन्हें हम क्या कहते हैं आर्टिकल्स। और वो कौन से आर्टिकल्स होते हैं, ए एंड द। इसकी यूजेज हम देखेंगे, लेकिन हम आर्टिकल्स किसके आगे आते हैं, नाउन के। तो कहाँ पे आर्टिकल आ गया, ये क्या है मेरा आर्टिकल। बुक क्या है नाउन, ये नाउन और वर्ब, ये क्या था नाउन। और मैंने एक और चीज़ बोली थी, ये सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का काम करता है, तो यहाँ ये सब्जेक्ट आ गया, वहाँ वो नाउन क्या आ गया ऑब्जेक्ट। इसके आगे अब थोड़ा सा इसे और लंबा करें, सेंटेंस को कैसे कर सकते हैं देखें। रमन रीड्स एंड क्या इंटरेस्टिंग या फिर और क्या लिख सकते हो लॉन्ग और लेंदी। लॉन्ग तो नहीं लिखोगे, लेंदी। और क्या लिख सकते हो लेंदी लिख लेते हैं बुक। सेंटेंस और बड़ा हो गया, इन दोनों में से एक ही लिखेंगे। रमन इज अ नाउन, रीड इज अ वर्ब, एन इज एन आर्टिकल अभी बताया है, और इंटरेस्टिंग बुक पढ़ रहा है। बुक क्या है नाउन, कैसे बुक, इंटरेस्टिंग क्या हो गया, सोचो जरा क्या है अब ये, किसको बता रहा है, नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है, तो क्या हो गया फिर ये एडजेक्टिव। लेंदी भी एडजेक्टिव है और लंबा है। सेंटेंसेस 2 वर्ड्स का था, फिर 4 का हो गया, फिर 6 का हो गया। अब आगे चले और कैसे बड़ा कर सकते हैं। रमन रीड्स एन इंटरेस्टिंग बुक in his room। और बड़ा हो गया, क्या ऐड हो गया नाउन, reads is a verb, खुद से सोचा करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। an article, interesting book, book क्या था नाउन, और इसको बताने वाला क्या हो गया एडजेक्टिव। कहाँ पे रमन का रिलेशन बता रहा है पूरे सेंटेंस के साथ, कहाँ पे इन मीन्स रूम में, इसका बता रहा है इसके साथ। इन क्या हो गया मेरा प्रेपोजिशन, हिज क्या हो गया, किसके लिए यूज हुआ है हिज, क्योंकि रमन ने ना लिखा दोबारा से, तो क्या लिख दिया प्रो नाउन। अब रूम क्या है ऑफ कोर्स अ नाउन। कितने सेंटेंसेस हो गए, कहाँ से शुरू किया था, कितना लंबा हो गया सेंटेंस। लेकिन अब आप लोग क्या करोगे,
आप या तो इसको कहीं उल्टा पुल्टा कर दोगे, इनमें सबसे ज़्यादा गलती आती है, आप इसको ट्रांसलेशन में गलत कर देते हो, और जब ट्रांसलेशन सीखेंगे तब ये थ्योरी भी क्लियर होती जाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए हमने कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ही सेंटेंस में लिख दिए। अब आगे चलें, इसके लिए मैं थोड़ा सा बोर्ड इरेज कर दूँ। मेरे ख्याल से ये सारा आपने नोट कर लिया होगा ओवरव्यू के लिए, चाहे आपके पास नोट्स हैं, चाहे आपको यहाँ से इंस्टीट्यूट से मिल भी रहे हैं, फिर भी आप कोशिश करो आप अपनी हैंड राइटिंग में लिख लो। सो 4 सेंटेंसेस हमने बना लिए। आगे चलते हैं, एक बारी मैं रफ सा यहाँ पे लिख दूँ। क्या था हमारा शॉर्ट फॉर्म? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। मैं इसलिए शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ क्योंकि हमने चेक करना है कि सारी चीज़ें आई हैं कि नहीं आई सेंटेंस में। अब इससे आगे सेंटेंस बनाते हैं। रमन रीड्स एन interesting book in his room, but suddenly his mother shouted। चलो यहाँ तक देख लेते हैं, बहुत बड़ा हो जाएगा वरना। बाकी सारी चीज़ें हमें पता चल गई। रूम तक तो सेम ही सेंटेंस मैंने लिखा है, तो मैं दोबारा नहीं लिख रही, ये चीज़ें आपको पता चल गई हैं। नाउन है, वर्ब है, आर्टिकल है। अब क्या आ गया मेरे पास? बट। हिंदी क्या है? पर। क्या कर रहा है अब ये? यहाँ तक मैंने एक बात पूरी की, अब इस बात को जोड़ना है दूसरी बात के साथ। क्या किसने जोड़ दिया? कंजंक्शन ने, ये ज्वाइन कर रहा है इस चीज़ को इस चीज़ के साथ। बट सडनली, एकदम से। सडनली क्या है हमारा? सडनली हिज मदर शाउटेड। हिज क्या है? प्रोनाउन। मदर क्या है? नाउन। शाउटेड क्या है? वर्ब। उसकी मदर चिल्लाई। कैसे चिल्लाई? एकदम से। मतलब हम काम को बता रहे हैं, काम हुआ। कैसे काम हुआ? एकदम से। तो ये क्या हो गया? एडवर्ब। एक एडवर्ब हम यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। रमन रीड्स एन इंटरेस्टिंग बुक इन हिज रूम। रमन रीड्स एन इंटरेस्टिंग बुक। कैसे? एक इंटरेस्टिंग बुक पढ़ रहा है। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड कर सकती हूँ, और पीसफुली, शांति से। बुक पढ़ रहा है, इंटरेस्टिंग बुक। काम कर रहा था, रीड। कैसे काम? कैसे वाले? पीसफुली, शांति से। तो रीड्स, रीड क्या था मेरा? वर्ब। कैसे रीड कर रहा है? शांति से। तो वो भी क्या हो गया मेरा? एडवर्ब। सडनली, बट सडनली हिज मदर शाउटेड। अब आगे देखते हैं। बट तक हो गया, इसको और लंबा यहीं से कर लेते हैं। एंड ही रैन टू चेक हर। अब क्या किया? ही फिर से क्या हो गया मेरा? एंड क्या है? जोड़ रहा है दो चीज़ों को। क्या हो रहा है? एंड क्या बन गया मेरा? कंजंक्शन। ही क्या है? प्रोनाउन, क्योंकि ही किसकी बात हो रही है? हम बार बार रमन हमने कहीं नहीं लिखा। रमन की जगह पे उसका जो सब्स्टिट्यूट था, उसकी वाइफ है, काइंड ऑफ जो नाउन की वाइफ है, वो बार बार आ रही है सेंटेंस में। ही रैन। रैन क्या था? वर्ब। एक चीज़ यहाँ पे गलत हो गई, हमने यहाँ पे रीड्स लिखा है, तो हम यहाँ पे रीड कर देते हैं क्योंकि ये पास्ट में चला जाएगा। फिर रमन रीड्स अ बुक। रमन रेड या वॉज रीडिंग करते हैं तो थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। अगर मैं देख लूँ यहाँ पे वॉज रीडिंग, और एक और पार्ट पता चल जाएगा आपको। ये क्या था हमारा? हेल्पिंग वर्ब। ये मेरा क्या है? वर्ब। सो वॉज रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक इन हिज रूम बट सडनली हिज मदर शाउटेड एंड ही रैन टू चेक हर। टू चेक क्या होगा? टू के साथ जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है वो क्या बन जाता है? टू
इन्फिनेटिव नाउन बोल देते हैं हम। टू चेक हर क्या है, हर किसके लिए यूज हो गया, अब मदर के लिए क्या हो गया, सॉरी प्रोनाउन, यहाँ लिख देती हूँ नीचे। अब बात को पूरी तो करना, बात कहाँ से शुरू हुई कहाँ पे आ गई यही सब हम करते हैं, लेकिन हिंदी में पंजाबी में करना बहुत आसान है, इंग्लिश में जोड़ते जाना कैसे है दैट वी हैव टू लर्न। सो ही रैन टू चेक हर, हाउएवर, अब हाउएवर क्या है, फिर से जोड़ रहा है, बात को जोड़ रहा है हर जगह पे, एंड को इसके साथ जोड़ दिया, बट को इसके साथ जोड़ दिया, हाउएवर को हाउएवर, लेकिन एकदम से हमने बोला था एक्सप्रेशन भी तो आना चाहिए, हाउएवर इट देयर was just a rat। तो सेंटेंस में दो वर्ड्स को लेके हमने कितना लंबा सेंटेंस बना लिया, पहले तो ये देखो। उसके बाद हाँ ये है कि जब आप कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड सेंटेंस बोल सकते हैं जिसमें बहुत सारे, अब क्लॉजेस बहुत सारे आ गए, जब हम क्लॉजेस सेंटेंसेस करेंगे तो समझ में आएगा कितने क्लॉजेस आ गए, कितने इसमें फ्रेजेस आ गए। और ये पूरा फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप क्या बन गया मेरा, सॉरी कैपिटल लेटर से शुरू होकर स्मॉल लेटर पे खत्म हो रहा है तो क्या बन गया, और फुल स्टॉप पे खत्म हो रहा है दैट बिकम्स अ सेंटेंस। अब देख लें हाउएवर मेरा क्या हो जाएगा, सोचो अब अपना, अब मेरे ख्याल से अब तक तो आपको समझ आ गया होगा ये क्या है, ज्वाइन कर रहा है तो कंजंक्शन हो गया। देयर वॉज, देयर एक डमी है लेकिन डिटर्मिनर बोल सकते हैं इसे, डिटर्मिनर एक और पार्ट होता है इंग्लिश का, उसे मैं अभी समझा नहीं रही यहाँ पे। वॉज जस्ट अ रैट, अब ये कौन सा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन स्टेट बता रहा है, किसकी हिंदी बता रहा है, सिर्फ था या था की हिंदी बता रहा है कि देयर वॉज जस्ट अ रैट, क्या था, सिर्फ एक चूहा था जिसको देख के उसकी मदर चिल्लाई होगी या शाउट किया होगा उसने, यहाँ पे आप स्क्रीम भी बोल सकते हो इसे। जस्ट अ रैट क्या था, रैट, रैट क्या है, नाउन, अ क्यों आया, क्योंकि सिंगल था। जब भी मैंने बोला है जब भी फादर या मदर में से कोई अकेला होगा तो उसके साथ कौन जुड़ जाएगा, आर्टिकल, आर्टिकल उनका सन है, तो जब भी ये अकेले होते हैं उनके साथ हमेशा आता है, तो आर्टिकल क्या आ गया, अ रैट, कैसा रैट, सिर्फ एक रैट, तो क्या हो गया ये, एडजेक्टिव। आई थिंक दिस मच इज क्लियर टू ऑल। कैसे हमने स्टार्ट किया था छोटी सी चीज़ से, और कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हर जगह पे आते हैं। ये नहीं है कि अब आप जब रीड करोगे तो आपको एकदम से देख के पता चल जाएगा ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है, लेकिन आप अगर थोड़े दिन, मैं थोड़े दिन की बात कर रही हूँ, एक हफ्ता भी अगर आप ये देखते जाओगे, वर्ड्स के आइडेंटिफिकेशन को ध्यान में लेके आओगे तो आपको उसका फंक्शन समझ में आना शुरू हो जाएगा। एक और इसके, ये तो बहुत हमने सिंपल पार्ट किया है, एक और पोर्शन इसके आगे हम करेंगे जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि सिर्फ ये अब इतना ही काम करते हैं कि इसके अलावा भी और काम करते हैं, लेकिन फॉर द टाइम हम इसे सम अप करते हैं। मैं आपको एक एक्सरसाइज, आप इसे एक बार ही देख लो, मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रही हूँ इसके बाद, और वो आप खुद से सॉल्व करोगे, उसके आंसर्स आप अपने आप से देखोगे क्या है, या अपने टीचर से पूछ सकते हो। सो लेट्स फिनिश दिस वन, लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल। आपको जो मैं होमवर्क दे रही हूँ जो आप खुद से सॉल्व करोगे उसे आप अपने इसके बाद नोट कर लेना। सो दीज आर द 2 होमवर्क सेंटेंसेस फॉर यू। होमवर्क आप अभी सॉल्व करोगे, घर पे जाके आपको मैम अलग से होमवर्क दे देंगे, आप अभी इसे सॉल्व करो। यू कैन पॉज द वीडियो, मैम आपकी हेल्प कर देंगे। आप इन्हें सारी चीज़ों को डिफाइन करो कि कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा एडवर्ब है। आप 1 मिनट इसे अपनी नोटबुक्स पे नोट डाउन करके लिखो ज़रा। सो आई होप यू हैव चेक द आंसर्स। आप एक बार आंसर चेक कर लो, डाउट अभी भी होंगे, ऐसा नहीं है कि एक दिन में करके सारा समझ आ जाता है, शायद आपके 1-2 गलत भी होंगे, लेकिन जैसे जैसे हम इन्हें डिटेल में करेंगे वहाँ पे जाके क्लैरिफाई हो जाना चाहिए। 100% कभी भी नहीं होता, एटलीस्ट 70-80% अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ आ चुके हैं तो दैट्स ग्रेट। जिनको 40-50% या 60-70% भी समझ आया दैट्स ऑल्सो फाइन। हाँ 10-20% वाले बच्चे भी हो सकते हैं जिनको कुछ समझ में नहीं आया, उसका रीज़न ये होगा कि आपने ध्यान नहीं दिया।
ठीक है। अदरवाइज 50-70% अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ आ चुके हैं, सो दैट्स ग्रेट, विल मूव ऑन फॉर द फर्दर क्लास। जिनको डाउट्स होंगे अपनी क्लास टीचर से प्लीज़ पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।